ताबूत के कवर पर लेटते हुए वह सो गई, जबकि छोटू उसकी अवाक आंखों के सामने खड़ा था। जैसे ही रवीना ने आंखें बंद कीं, उसके शरीर से एक अदृश्य रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। ऐसा लगता था जैसे वह सोते हुए एक अदृश्य शक्ति को सक्रिय कर रही थी। वह शक्ति जो उसके शरीर में छुपी हुई थी और जिसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी। रवीना का शरीर चमत्कारी गति से ठीक हो रहा था और छोटू यह सब देखकर चकित था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह अपनी गहरी सोच में डूब गया। उसका मन उन रहस्यमयी चिन्हों पर था जिनका वे पीछा कर रहे थे। अगर वे इन चिन्हों का पता लगा पाते तो आज उन्हें एक भीषण युद्ध का सामना करना पड़ सकता था। समुद्र के इस हिस्से में जलती हुई आकाश कड़ाही की छिपने की क्षमता छोटू की सोच से भी अधिक थी। यह स्थान जटिल था और लगातार 5 दिनों तक खोज करने के बावजूद दैत्यूस जलातन दल के विशेषज्ञों को जलती हुई आकाश कड़ाही का पता नहीं चला। वे निराश होकर पीछे हटने लगे, लेकिन छोटू ने तुरंत अपना स्थान नहीं छोड़ा। वह 2 और दिन तक चुपके से छिपा रहा। यह उसकी सतर्कता का परिणाम था कि उसे इन 2 दिनों के दौरान कुछ दैत्यूस जलातन दल के विशेषज्ञों को घेरते हुए देखा। इसी दौरान समुद्र के तल में एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी चट्टान का एक हिस्सा फटने लगा और उसमें से एक लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। इसके भीतर एक छोटे आकार की कड़ाही दिखाई दी, जो तेजी से फैलते हुए टिमटिमा रही थी। कड़ाही का मुंह खुला था और उसके अंदर से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। यह सुरक्षित है। रवीना ने अपनी बड़ी काली आंखों से चारों ओर देखा और धीरे से कहा। छोटू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हां, यह सच में सुरक्षित है। रवीना ने फिर अपनी नजरें छोटी लड़की पर डालीं और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह सुरक्षित है तो अब मुझे जाना चाहिए। भाई छोटू, कृपया मुझे अपने पीछे आने दो। वह बुजुर्ग जिसने मुझ पर यह मुहर लगाई है, वह ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। एक बार जब मेरी शक्ति वापस आ जाएगी तो मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। छोटू ने थोड़ा सा रुका। उसकी आंखों में रवीना की शक्ति के प्रति विश्वास था, लेकिन वह संकोच कर रहा था। अगर वह इस लड़की को अपने साथ ले जाता और रक्त दानव शार्क के निशाने पर आ जाता तो वह परेशानी में पड़ सकता था। इसे साथ ले आओ। अमर ऋषि वेल दल से दोस्ती करना दैत्यूस जलातन दल को नाराज करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, ध्वंसिक ने सुझाव दिया। इसके अलावा एक बार जब इस छोटी लड़की से लगी मुहर हट जाएगी तो कोई भी उससे जुड़े खतरों को रोक नहीं पाएगा। यह आपके दूसरे पैतृक प्रतीक को ढूंढने में मददगार साबित होगी। छोटू ने यह सुना और अपना सिर झुकाया। वह ध्वंसिक की बातों पर विश्वास करता था, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि उसे उस लड़की को साथ लाना होगा। जब वह रवीना की ओर मुड़ा और सिर हिलाया तो वह छोटी लड़की खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उससे पहले रवीना ने चेतावनी दी, तुम्हें रास्ते में मेरी बात माननी होगी और अकेले कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो। रवीना ने हाथ बढ़ाया और उस लड़की के सिर पर लगी 2 प्यारी चोटियों को हल्के से पकड़ते हुए कहा, चलो, बिना किसी और हलचल के। छोटू ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर समुद्र की सतह से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगा, जबकि चारों ओर का वातावरण भी एक नई दिशा में बदलने लगा। किरण में अचानक एक तेज बदलाव आया और वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगी। इस बार उसके पीछे एक नीली रोशनी की पूंछ लहराती हुई चल रही थी, जो उसके मार्ग को और भी रहस्यमय बना रही थी। भाई छोटू, हम कहां जा रहे हैं? रवीना ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। पूर्वी क्षेत्र, छोटू ने संक्षिप्त उत्तर दिया। ओ, मैंने उस जगह के बारे में सुना है। वहां बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे लगता है कि वहां स्काई नेट डिवाइन बैट कोगा हो सकता है, जो मुझे बहुत पसंद है। स्काई नेट डिवाइन बैट? वह क्या है? छोटू ने चौंकते हुए पूछा। रवीना ने उत्सुकता से बताया, यह अफवाह है कि यह एक बहुत ही आरामदायक शुद्ध सिता रखा गया बिस्तर है। अगर मुझे वह मिल जाए तो मुझे कभी भी आराम से सोने का मौका मिलेगा। इन सस्ते लकड़ी के बिस्तरों में सोना तो बहुत असहज है। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा तो मैं इसे कभी नहीं चुराती। छोटू हल्की मुस्कान के साथ उसकी बातों को सुनता रहा। रवीना की कुछ बचकानी और भोली बातें कभी कभी उसे हंसी में डाल देती थीं और उनकी यात्रा को कुछ हल्का फुल्का बना देती थीं।
लगभग आधा दिन बीत गया और वे दोनों हंसते हंसते और बातचीत करते हुए यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक एक गंभीर आवाज छोटू के दिमाग में गूंजने लगी। सावधान रहना छोटू, दैत्यूस जलातन दल से जुड़ी कुछ गतिविधियां फिर से सामने आई हैं। छोटू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह अपनी राह पर चलते हुए बोला, क्या वे अभी भी नहीं गए? लगता है उन्होंने हार नहीं मानी है। छोटू के चेहरे पर चिंता का लक्षण था। वे अब अधिक सक्रिय हो गए हैं। शायद उन्होंने अपनी खोज के क्षेत्र को बढ़ा लिया है और अपनी ताकत को बिखेर दिया है। तुम इस लड़की को छिपा दो, वे हमें पहले ही खोज चुके हैं। क्या बात है छोटू? रवीना ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? छोटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इशारा किया और जलती हुई आकाश कड़ाही तुरंत प्रकट हो गई। उसने अपनी आस्तीन को लहराया और कड़ाही तेजी से सिकुड़ते हुए उसकी आस्तीन में समा गई। छोटू की आंखें सख्त हो गईं। वह आगे देख रहा था, समुद्र की ओर, जो अब कुछ खास शांत दिखाई दे रहा था। अचानक हवा में छींटे फैलने की आवाज आई और साथ ही कई काली और क्रूर उपस्थिति महसूस होने लगी। यह वही लोग थे जिनका छोटू ने पहले सामना किया था। उसके चेहरे पर कोई भी भय नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, क्योंकि वह इन लोगों की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। छोटू, वे आ गए हैं। उसकी आंखें चमकते हुए दर्जन भर खूनी रोशनी की ओर गईं। इन रोशनियों में से दैत्युस जलातन दल के विशेषज्ञ थे, जिनसे छोटू पहले भी मिल चुका था। उनकी उपस्थिति में कोई सुकून नहीं था। आखिरकार कमांडर जयराज अपनी क्रूर आंखों के साथ सामने आया। उसकी निगाहें छोटू के शरीर पर पड़ते ही उसकी चेतावनी स्पष्ट हो गई। वह धीरे से बोला, क्या कुछ बात है? हमारा दैत्युस जलातन दल इस क्षेत्र में एक लक्ष्य की खोज पर है। हमें आपकी तलाशी लेने की अनुमति दें। छोटू ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कमांडर जयराज की आंखों में थकान और थकावट का संकेत था, जैसे इस खोज ने उसकी ऊर्जा को समाप्त कर दिया हो। उसकी निगाहों में एक हल्की सी पहचान थी। वह जानता था कि छोटू सिर्फ एक प्रारंभिक गहन जीवन चरण का विशेषज्ञ था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बहुत कठोर था। मुझे खेद है, लेकिन मैं जल्दी में हूं और मुझे आपके साथ इस मूर्खतापूर्ण हरकतों का समय नहीं है, जयराज ने तिरस्कार से कहा। छोटू की भौहें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि कमांडर जयराज का मूड बहुत खराब था, लेकिन वह चुप नहीं बैठ सकता था। क्या कहा आपने? छोटू ने गंभीरता से पूछा। जयराज की अभिव्यक्ति धीरे धीरे और भी क्रूर होती गई। उसकी आंखों में यह स्पष्ट था कि वह छोटू को इस तरह से अपमानित होते हुए नहीं देख सकता था। तुम जानते हो कि तुम्हारी यह स्थिति मुझसे उभरने की नहीं है? वह शब्दों में विष घोलते हुए बोला। तुम पस्त हो जाओगे। छोटू ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। वह जानता था कि लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी समझ भी सीमित है जयराज, छोटू ने धीमे शब्दों में कहा। तुमने कभी नहीं जाना कि मैं क्या कर सकता हूं, और यह तुम्हारा अंतिम मौका है। जयराज की आंखों में अब गुस्सा और हत्या की नीयत झलक रही थी। उसने अपनी शक्ति का संचार किया और उसका शरीर खूनी रोशनी में बदलते हुए छोटे और तेज बलशार्कों की तरह छोटू की ओर बढ़ने लगा। तुम्हारी मजाक समझने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन छोटू ने अपना सिर झुका लिया और अपनी पूरी ताकत को एकत्रित किया ताकि वह इन हमलों से बच सके। एक अदृश्य शक्ति की लहर उसकी आंतरिक शक्ति से उठी और वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार हो गया। इस समुद्र में हम जो चाहें वह कर सकते हैं, छोटू ने कहा। उसकी आवाज में अब एक ठंडक थी। तुमने हमें चुनौती दी है जयराज, और इसके परिणाम भुगतने होंगे। कमांडर जयराज का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। उसकी आंखों में जलन और कुपित भावना की झलक थी। तुम मेरी आंखों में देख रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूं, उसने और भी तीखे शब्दों में कहा और अगला हमला करने के लिए तैयार हो गया। छोटू के होंठ धीरे से सिकुड़े, लेकिन उसका दिल अब और भी ठंडा था। उसकी नजरें सीधी जयराज पर थीं, जैसे वह तैयार हो। अपना गुस्सा तुम पर निकालूंगा, मूर्ख! कमांडर जयराज की आवाज में शैतानी आभा थी, जैसे उसकी काली आंखों में कोई ठंडी खतरनाक रोशनी उभरी हो।
वह जैसे एक भयंकर तूफान के रूप में छोटू की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में घातक ऊर्जा का संचार हो रहा था। छोटू ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में नफरत की लहर नहीं, बल्कि ठंडी और सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया थी। तभी अचानक जयराज के शरीर से 4 हरे रंग के ड्रैगन टैटू प्रकट हुए। वे जैसे किसी प्राचीन रहस्य की तरह उसके शरीर से उभरे, और फिर एक कटा हुआ लेकिन तेज चीख सुनाई दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, और जैसे ही टैटू ने अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर निकाला, एक विशाल हरा ड्रैगन फटते हुए आकाश में उभरा। वह समुद्र की ओर सीटी बजाते हुए बढ़ा और एक शक्तिशाली लहर के साथ कमांडर जयराज की ओर दौड़ा। जयराज ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह शक्तिशाली ड्रैगन जैसे ही टकराया, आसमान में तूफान मच गया। एक विशाल विस्फोट ने समुद्र की सतह को सैकड़ों फीट तक उड़ा दिया। समुद्र के पानी में 1000 फीट लंबा निशान बना, लेकिन यह तेजी से भर भी गया। जयराज अपने पैरों से झटके में उछलते हुए समुद्र में गिर पड़ा। पानी में डूबते हुए भी उसकी आंखों में क्रोध की जलन थी। वह जैसे ही बाहर निकला, उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। छोटू की आंखों में कोई भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक ठंडक और गंभीरता थी। वह जानता था कि कमांडर जयराज को हराने का यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, पर उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखना जरूरी था। आसपास खड़े ब्लड डेमन शार्क और दैत्यूस जलातन दल के विशेषज्ञ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में डर, निराशा और सावधानी का मिश्रण था। वातावरण अब पूरी तरह से तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो चुका था। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कोई भी पीछे हटने को तैयार ना हो। छोटू ने कड़ी नजर से जयराज को देखा और धीमे शब्दों में कहा, क्या तुम सच में मेरे दैत्युस जलातन दल का दुश्मन बनना चाहते हो? उसकी आवाज में गंभीरता थी, लेकिन उसका शरीर शांत और स्थिर था। जयराज की आंखों में काले और लाल रंग के सम्मिलन से एक खतरनाक आभा उभर आई। उसने धीरे से अपनी आंतरिक शक्ति को समेटा और फिर अपने शब्दों को ज्यादा तीव्रता से कहा, मुझे यकीन है कि तुम समझ नहीं रहे हो। ये एक बेहद मूर्खतापूर्ण कदम होगा। छोटू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी ताकत को पहचानता हूं जयराज, पर हम सबके पास अपनी सीमाएं हैं। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी थी कि अब लड़ाई के बजाय एक और विकल्प आ सकता है। कमांडर जयराज की आंखें अब थोड़ी डीली हो गईं, जैसे उसने इस संघर्ष को थामने का निर्णय लिया हो। उसका चेहरा पहले की तरह घमंड से भरा हुआ था, लेकिन अब उसमें कुछ संकोच और शांति की झलक दिखाई दे रही थी। क्या तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को और परेशान ना करें? जयराज ने धीरे से कहा। उसकी मुस्कान अब थोड़ी नरम पड़ी। मैंने सुना है तुम्हारी जिद बहुत मजबूत है। लगता है तुम वह नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। छोटू के चेहरे पर भी एक मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सतर्कता थी। क्या मैं अब जा सकता हूं? उसने जयराज से सवाल किया। उसका स्वर पूरी तरह से तटस्थ था। कमांडर जयराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाया। उसकी दैवीय आभा अचानक कम हो गई और जयराज की क्रूरता में एक हल्की सी नरमी आई। छोटू ने धन्यवाद करते हुए अपने हाथ जोड़े और बिना किसी देरी के अपनी दिशा में बढ़ गया। फिर भी जैसे ही छोटू ने जयराज की ओर पीठ की, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वह जानता था कि यह बदलाव अस्थायी था और जयराज के मन में कोई गहरी योजना हो सकती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी कि जयराज और उसके दल की नजरें अब कहीं और थीं। छोटू ने अपना शरीर हरे रंग की रोशनी में तब्दील किया और तेजी से उड़ते हुए आसमान में गायब हो गया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या कमांडर जयराज उसे जाने देगा, या फिर कहीं ना कहीं उसके पीछे की साजिश के बीज बो दिए गए थे? जयराज ने धीरे से अपनी आंखों में एक और ठंडी आभा महसूस की जब वह छोटू को जाते हुए देखता रहा। उसका दिल अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी योजना अब भी खत्म नहीं हुई थी। क्या तुम सच में उसे जाने देने का इरादा रखते हो? ब्लड डायमंड शॉक दल के विशेषज्ञों में से एक ने बिना देर किए सवाल किया। कमांडर जयराज के चेहरे पर यह शब्द सुनते ही एक भयावह आभा फैल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से कटीली हो गईं। एक ठंडी उदास आवाज में उसने हंसी भरी। पहली बार यह बदमाश हमसे कुछ दिन पहले मिला था, फिर भी वो अब तक हमारे पास है।
समुद्र के इस हिस्से में क्या? वह किसी शापित सुनसान जगह पर क्यों रुकता है? मुझे मत बताओ कि वह सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। कमांडर जयराज की आंखें जहरीली हो गईं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ हो। जिसने रवीना को बचाया, वह वहीं हो सकता है। तो फिर तुमने उसे क्यों जाने दिया? एक अन्य विशेषज्ञ ने आश्चर्य जताया। क्योंकि मुझे उसे यहां बनाए रखने में कोई भरोसा नहीं है, जयराज ने उदासीन स्वर में कहा। उसकी आंखें उस दिशा में देख रही थीं, जहां छोटू अभी अभी गायब हुआ था। उसने धीरे से कहा, वह केवल एक प्रारंभिक गहन जीवन चरण का अभ्यासी लगता है, लेकिन उसकी लड़ाई की ताकत एक उन्नत गहन जीवन चरण के मुकाबले है। भले ही मैं पूरी ताकत से उस पर हमला कर दूं, मैं उसे यहां नहीं रोक पाऊंगा। मैं विजयी भी हो जाऊं, लेकिन वह छूट जाएगा। हमें अब क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। हाँ हाँ, समुद्र में मेरे दैत्युस जलातन दल से बचकर भागना आसान नहीं होगा। मैंने पहले ही उस पर ब्लड शार्क सीकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर लिया है। वह बचकर नहीं निकल पाएगा। कमांडर जयराज ने एक हिकारत भरी मुस्कान के साथ आदेश दिया। इस सूचना को तुरंत दूसरे सेक्शन लीडरों तक पहुंचाओ। उनसे कहो कि जल्दी आकर उसे घेरें। उनके आने के बाद ही मुझे उसे पकड़ने का पूरा भरोसा होगा। जयराज के आदेश के साथ ही आसपास के दैत्युस जलातन दल के विशेषज्ञ त्वरित गति से पानी में डूब गए। उनके बाद जल में घने ध्वनि तरंगें फैलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने समुद्र के तल से दबाव डाला हो। मूर्ख, जो अपनी सीमाएं नहीं जानता, तुम मेरे ब्लड शार्क दल के मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस अराजक दानव सागर में तुम किसे अपमानित नहीं कर सकते। कमांडर जयराज की आंखों में गहरी क्रूरता उभर आई। बरकर्जे, इस समय की घटनाएं समुद्र की सतह के ऊपर छोटू ने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी हरी रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत नहीं, बल्कि गंभीर थी। क्या वह वास्तव में मुझे इस तरह छोड़ सकता था? छोटू ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में संदेह की एक हल्की सी छाया थी। वह लगातार अपनी ओर बढ़ते हुए किसी संभावित खतरे को महसूस कर रहा था। तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, ध्वंसिक ने चुपके से चेतावनी दी। क्या? छोटू ने एक पल को घबराया, चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कोई आक्रामक शत्रु उसे दिखाई नहीं दिया। यह दैत्योस जलातन दल की ट्रैकिंग तकनीक है। वे समुद्र के तल पर हैं। ध्वंसिक ने फिर से आवाज दी, जिसमें पूरी गंभीरता थी। छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए समुद्र के तल को देखा। उसे एक खून से सनी हुई धुंधली रोशनी दिखाई दी, जो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रही थी। यह क्या हो रहा है? छोटू ने कहा। उसकी आवाज में हल्का घबराहट थी। तुम्हारी ताकत का अंदाजा उन्हें होना चाहिए था, वन सिल्क ने कहा। वो जानते थे कि अकेले तुमसे नहीं जीत सकते, इसीलिए वह तुम्हें अकेला छोड़कर अपने बचाव में थे। जब उनकी सेना आएगी, वे तुम्हें घेर लेंगे। छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि कमांडर जयराज और उसकी टीम की रणनीतियां बेहद चालाकी से तैयार की गई थीं। क्या तुम उस ट्रैकिंग तकनीक को निष्क्रिय कर सकते हो? छोटू ने वन सिल्क से पूछा। उसका चेहरा अब और गंभीर था। यह काफी मुश्किल होगा, वन सिल्क ने धीरे से उत्तर दिया। उनकी तकनीक में कई पहलू हैं जो हमने पहले नहीं देखे थे। तो क्या हमें बस लड़ाई में उतरना होगा? छोटू ने एक कठिन निर्णय लिया। तभी अचानक रवीना की आवाज जलती हुई आकाश कड़ाही से गूंज उठी। छोटू, तुम फिर से अकेले क्यों चल रहे हो? उसकी आवाज में चिंता और एक गहरी समझ थी। हम नहीं बच सकते रवीना, हम उन्हें बचने के बजाय हमला करेंगे, छोटू ने दृढ़ स्वर में कहा। समझ गई। रवीना की आवाज में अब आश्वासन था। वह समुद्र के दानवों की जाति से थी और उसके लिए इस तरह के खेल नए नहीं थे। वह जानती थी कि दैत्योस जलातन दल से निपटने का एकमात्र तरीका हमला करना है। भाई छोटू, कोकिल ने धीरे से कहा, अगर तुम उनसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन मृत्यु ताबूत उधार दे सकती हूं। छोटू के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखें कांप उठीं, जैसे जलते हुए आकाश का कोई गहरा संदेश उसके भीतर समाहित हो गया हो। उस एक पल में समय जैसे ठहर गया था। कोकिल की आवाज में जो गहराई थी,
वह छोटू को अपने अस्तित्व की सबसे निचली तह में ले गई। तुम मुझे अपना जीवन मृत्यु ताबूत देना चाहती हो? छोटू ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आवाज में एक असमंजस था। उसे नहीं पता था कि यह उपहार किस प्रकार की शक्ति लेकर आ रहा था। एक क्षण बाद रवीना की आवाज फिर से गूंज उठी। हाँ छोटू, यह वही चीज है जो तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बना सकती है। लेकिन याद रखना, यह ताबूत तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। इसे स्वीकार करने का परिणाम आसान नहीं होगा। रवीना के शब्द जैसे छोटे से तूफान में बदल गए। उसके तुरंत बाद जलते हुए आकाश के बर्तन में एक काली रोशनी उभरी और धीरे धीरे बाहर निकली। एक गहरी और घनी काली छाया ने छोटू को घेर लिया और वह बेमन से अपनी जगह से हिला। आखिरकार यह काली रोशनी एक बेहद मोटे काले ताबूत के कव में बदल गई। ताबूत के कव से एक खौफनाक लहर उभरी जो सीधे छोटू के दिल को दहलाती हुई सामने आई। छोटू ने बिना रुके ताबूत के कव को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रवीना ने उसे यह किस उद्देश्य से दिया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रवीना पर इतना भरोसा कर सकती है कि वह उसे अपना जीवन मृत्यु ताबूत दे। इस ताबूत का मतलब था एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत पागल विशेषज्ञों को आकर्षित कर सकती थी और उनकी टीम के हमलों को रोकने की क्षमता रखती थी। क्या यह सच में उसे देना चाहिए? छोटू ने अपने आप से पूछा। उसका मन बेचैन था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसे अस्वीकार करता है तो वह एक महान अवसर खो देगा। उसकी सोच पूरी तरह से बदलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि यदि वह जीवन मृत्यु ताबूत को अपने साथ लेता है तो वह उन उन्नत गहन जीवन चरण विशेषज्ञों और 10 प्रारंभिक गहन जीवन चरण विशेषज्ञों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेगा, जो जल्द ही उसकी दिशा में आ सकते थे। लेकिन उसके भीतर संकोच और डर की एक लहर भी थी। क्या इसका इस्तेमाल करके मैं अपनी जान को खतरे में डाल सकता हूं? छोटू का मन फिर से उधेड़बुन में पड़ गया था। फिर अचानक जलते हुए आकाश के बर्तन से एक विचार आया जिसने उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर किया। यह विचार स्पष्ट रूप से रवीना का था, जो उसके दिमाग में एक सुस्पष्ट संदेश छोड़ गया था। यह विचार प्रतिरोध को तुरंत हटा दिया, जैसे कोई शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही हो। तुम्हें यह करना ही होगा छोटू। रवीना की आवाज उसकी यादों में गूंज उठी। इसकी मदद से तुम उन्हें हराने में सक्षम हो सकते हो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। छोटू ने धीरे से अपना हाथ जीवन मृत्यु ताबूत के कव की ओर बढ़ाया। उसके हाथ में हल्का सा कंपन था, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह एक विरोधाभासी शक्ति थी। एक तरफ तो यह मृत्यु का एहसास कराती थी, लेकिन दूसरी तरफ यह उसे जिंदगी की नई राह पर चलने की शक्ति भी दे रही थी। तुम तैयार हो, छोटू? रवीना की आवाज में विश्वास था और उसी क्षण छोटू ने ताबूत को पूरी तरह से उठा लिया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से गंभीर था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई थी। फिर उसने एक मुस्कान भरी। यह समय है। हम पहले हमला करेंगे, इससे पहले कि उन्हें एकजुट होने का मौका मिले। उसकी मुस्कान में एक गहरी दुर्भावना और क्रूरता थी। यह मुस्कान एक संकेत थी कि अब कोई पीछे नहीं हट सकता। छोटू जानता था कि अब उसे रुकने का कोई कारण नहीं था। वह तैयार था। उसने जीवन मृत्यु ताबूत को अपनी ताकत के रूप में अपना लिया था और अब वह समुद्र की अगला गहराइयों एपिसोड में हमारे छुपे चैनल खतरों से के लड़ेगा। मेंबर्स के लिए 9 बजे मैं अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगी, और जिसको जिसको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए वो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लो, जिसकी कीमत सिर्फ 30 रुपये है। अगले एपिसोड के लिए ड्रीम कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहीं फिर बाद में मुझे बोलोगे कि मैंने बताया ही नहीं था कि मैं अगला एपिसोड कहाँ अपलोड करूँगी। सो सब्सक्राइब करें ड्रीम कार यूट्यूब चैनल।